नाजरीन अस्सलाम वालेकुम। सियासत टीवी में आप सबका इस्तकबाल है। मैं हूं वाजिद खान और आप देख रहे हैं कौमी खबरनामा। सबसे पहले देखते हैं सुर्खियां। अभी तैयारा हादसे की वजह नहीं बताई गई है। कयास आराइयों से बचें। जांच रिपोर्ट पर एयर इंडिया के सीईओ का बयान। मुंतखब हुकूमत को बंद करने की साजिश की गई। यौम शोहदा के मौके पर उमर अब्दुल्ला की कड़ी तनकीद। नीम फौजी दस्तों और पुलिस के रवैये पर भी उठाए सवाल। कहा हम गुलाम नहीं हैं। क्या मोदी बांग्लादेशियों और नेपालियों के वोट से जीते हैं? प्रशांत किशोर का सवाल। तेजस्वी ने कहा बीजेपी अपने अहमकाना फैसलों को पाकिस्तान बांग्लादेश से जोड़कर जवाब पैदा करने की कोशिश करती है। और दिल्ली के 2 स्कूलों को बम से उड़ाने की धमकी। तलबा को महफूज मकामात पर पहुंचाया गया। पूरे इलाके की तलाशी। सुर्खियां आपने मुलाहिजा की और अब पेश है खबरों की तफसील। अहमदाबाद में एयर इंडिया हादसे पर एयरक्राफ्ट एक्सीडेंट इन्वेस्टिगेशन ब्यूरो की इब्तिदाई रिपोर्ट पर पहली मर्तबा कंपनी की तरफ से सरकारी तौर पर बयान सामने आया है। एयर इंडिया के सीईओ कैम्पबेल विल्सन ने कहा कि तैयारा हादसे पर AAIB की इब्तिदाई रिपोर्ट में तैयारा या इंजन में कोई मैकेनिकल या मेंटेनेंस से जुड़ी खराबी नहीं पाई गई है। उन्होंने अपने मुलाजिमीन को लिखे एक मकतूब में ये बात साफ करते हुए हादसे पर जल्दबाजी में नतीजे पर ना पहुंचने की सलाह दी। विल्सन ने यह भी कहा कि पायलटों ने उड़ान भरने से पहले ब्रेथ एनालाइजर टेस्ट पास कर लिया था। उनकी मेडिकल कंडीशन के सिलसिले में कोई ओवरव्यू नहीं किया गया था। कैम्पबेल विल्सन ने लोगों से अपील की कि AAIB की शुरुआती रिपोर्ट में न तो कोई वजह बताई गई है और ना ही कोई सिफारिश की गई है। सभी से गुजारिश है कि वो वक्त से पहले नतीजा निकालने से बचें। From the Aircraft Accident Investigation Bureau, and it's a 15-page report. It's fairly elaborate, but it is still a preliminary report. What, in my mind, the few points that I have is that, one, it is a bit ambiguous. The language which is used seems to be a little ambiguous as to what actually happened during the final stages of the aircraft after it got airborne till the time that it impacted upon the ground. The language which is lending itself to ambiguity is a statement made about the fuel control switches. Now, I am a Dreamliner pilot. I've flown the Dreamliner for 10 years. I have more than 4,700 odd hours in command on the Dreamliner. So I'm familiar with the machine, I'm familiar with the environment. The fuel control switch is the area of concern at this point in time as per the report. What the report says is that the fuel control switches have transitioned from run to cutoff. Now, whether this means that the physical movement of these fuel control switches has taken place or not is not clear at all. The enhanced and advanced flight data recorder would tell the position of all the switches in the cockpit. So theoretically, the Aircraft Accident Investigation Bureau should be having access to that, and they should have been able to tell us very clearly as to what was the actual position of the switches in the cockpit at the time at which this transition has taken place. As far as I'm concerned, the pilots would have nothing to do with the fuel control switches during the takeoff. The only time at which the fuel control switches come into play is if, for example, there is an engine failure at or after V1 or at any stage immediately after takeoff, which results, or an engine fire of a single engine, which results in the actions that would be involving the fuel control switch. जम्मू कश्मीर के वज़ीर आला उमर अब्दुल्ला ने यौम शोहदा के मौके पर
जम्मू कश्मीर की मुंतखब क़यादत को घरों में बंद करने के हुकूमती इक़दाम पर एक बार फिर शदीद बरहमी का इज़हार किया है। उन्होंने कहा कि आज भी उन्हें शहदा के मज़ार पर जाने की इजाज़त नहीं दी गई। उनका कहना था कि वो सिर्फ फातिहा पढ़ना चाहते हैं, मगर पुलिस और फ़ौज उन्हें इसकी इजाज़त भी देना नहीं चाहती। उनका कहना था कि एक मुंतखब चीफ मिनिस्टर के साथ वर्दी वालों का जिस तरह का रवैया है वो तशवीशनाक है। बड़े अफसोस की बात है कि वो लोग जो खुद इस बात का दावा करते हैं कि उनकी जिम्मेदारी सिर्फ सिक्योरिटी और लॉ एंड ऑर्डर है, उनके वाज़िया हिदायत के मुताबिक हमें कल यहां आके फातिहा पढ़ने की इजाज़त नहीं दी गई। सबको सुबह सवेरे ही अपने घरों में बंद रखा गया। यहां तक कि जब आहिस्ता आहिस्ता गेटें खुलना शुरू हुई और मैंने कंट्रोल रूम को बताया कि मैं यहां आना चाहता हूं फातिहा पढ़ने के लिए, मिनटों के अंदर अंदर मेरे गेट के बाहर बंकर लगा और रात के 12-1 बजे तक उसको हटाया नहीं गया। आज मैंने इनको बताया ही नहीं, बिना बताए मैं गाड़ी में बैठा और इन्होंने, इनकी बेशर्मी देखिए, आज भी इन्होंने हमें यहां तक रोकने की कोशिश की। चौक में अपनी गाड़ी खड़ी की, नौहट्टा चौक में सीआरपी का बंकर सामने लगाया, जेएनके पुलिस का रक्षक, और फिर हाथापाई करने की कोशिश की। ये पुलिस वाले जो वर्दी पहनते हैं कभी कभी कानून भूल जाते हैं। मैं इनसे पूछना चाहता हूं किस कानून के तहत इन्होंने आज हमें रोकने की कोशिश की? अगर रुकावट थी तो कल के लिए थी। कहने के लिए तो ये कहते हैं ये आजाद मुल्क है, लेकिन बीच बीच में ये लोग समझते हैं हम उनके गुलाम हैं। हम किसी के गुलाम नहीं हैं। हम अगर गुलाम हैं तो यहां के लोगों के गुलाम हैं। हम अगर खादिम हैं तो यहां के लोगों के खादिम हैं। ये लोग वर्दी पहन के कानून का इस तरह तहस नहस करें, ये बात मेरी समझ में नहीं आता। लेकिन हमने इनकी कोशिशों को नाकामयाब किया। इन्होंने हमें पकड़ने की कोशिश की, हमारे झंडे को फाड़ने की कोशिश की, लेकिन इनकी तमाम कोशिशें आज नाकामयाब रहीं। हम आए, हमने फातिहा पढ़ा। इन लोगों को शायद गलतफहमी है कि यहां सिर्फ 13 जुलाई को ही ये कब्रें हैं। ये भूल जाते हैं कि ये कब्रें हमारी शहीदों के ये साल के तमाम दिन यहां पे हैं। चलिए 13 जुलाई ना सही, 12 जुलाई, 14 जुलाई, 15 जुलाई, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, कब तक रोकेंगे? हमारी जब मर्जी होगी हम यहां आएंगे और इन शहीदों को हम याद करेंगे। आरजेडी कायद तेजस्वी यादव ने बिहार में इलेक्शन कमीशन की सरगर्मियों को कड़ी तनकीद का निशाना बनाया है। उनका कहना था कि वोटर लिस्ट में नजरसानी के बहाने बड़े पैमाने पर धांधलियों का प्रोग्राम बनाया गया है। उन्होंने बांग्लादेशियों और नेपालियों की बातों को मुस्तरद करते हुए कहा है कि बीजेपी वाले अपने सूत्रों के जरिए झूठ फैलाने के माहिर हैं और हम इन सूत्रों को मूत्र मानते हैं। ये वही सूत्र हैं जो इस्लामाबाद, कराची, लाहौर जो कब्जा करवा रहे थे। ये सूत्र को हम लोग जो मूत्र समझते हैं। और इस तरह की अगर कोई बात है भी तो आखिरी बार यूपी की सरकार में 2003 में एसआईआर हुआ था। उसके बाद से अब तक जो है इतने साल हो गए और इन सालों में कई चुनाव हम लोगों ने देखा। नरेंद्र मोदी जी का 14 का भी चुनाव देखा, 19 का भी देखा और 24 का भी देखा। यानी इनका कहने का मतलब ये है कि उस समय हम लोग 3-3, 4-4 लाख वोट से चुनाव हारे। तो क्या विदेशियों ने नरेंद्र मोदी जी को वोट दिया? 39 सीटें आई 40 में से, इस बार 30 सीटें आई एनडीए को। तो विदेशी यानी उनको वोट दे रहे लोकसभा के चुनाव में। बात ये खड़ा होता है कि 2005 के बाद से बिहार में किसकी सरकार है? एनडीए की सरकार है, बीजेपी की, नीतीश कुमार जी की सरकार है। 11 साल से केंद्र मंत्री कौन है?
केंद्र में गृह मंत्री कौन है? 11 साल से देश का प्रधानमंत्री कौन है? मोदी जी हैं, अमित शाह जी हैं। तो ये गलती किसकी है फिर? यानी गलती तो इन्हीं एनडीए वालों की है। अगर किसी को अगर मिला भी है नागरिकता या वोटर लिस्ट में अगर नाम भी अगर जुड़ा है तो ये इनकी सरकार रिस्पॉन्सिबल है। नीतीश कुमार और मोदी जी रिस्पॉन्सिबल है, क्योंकि 20 साल से बिहार में सरकार इनकी है, 11 साल से केंद्र में इनकी सरकार है। और ये जितने चुनाव जीत करके ये लोग गए, सरकार बनाए, तो यानी सब फर्जी है। यानी ये कहना क्या चाह रहे हैं? नेपाल की जहां तक बात है, आप जानते हैं बिहार का रोटी और बेटी का संबंध रहा है। बिहार पुलिस में, बिहार मिलिट्री पुलिस में गोरखा लोग हैं, नेपाली लोग हैं। आर्मी में नेपाली लोग हैं, भारतीय सेना में नेपाली लोग हैं। वहां जाकर के नेपाल में आप प्रचार करते आइए बहाली हो रहा है, आइए हमारे सेना में जुड़िए। ये देखिए, असल में सुप्रीम कोर्ट ने जब से मामले को संज्ञान में लिया है और जब से इलेक्शन कमीशन को सलाह दी है, तब से इनके हाथ पैर फूले हुए हैं। क्यों नहीं मिस्टर ज्ञानेश कुमार जो है आगे आकर के सारी बातों को रखते हैं? बिहार में जन स्वराज पार्टी के सरबराह प्रशांत किशोर ने इलेक्शन कमीशन की जानिब से वोटर फहरिस्त की नजरसानी के लिए पेश किए गए जवाब को अहमकाना करार दिया है। उनका कहना था कि बीजेपी वाले कह रहे हैं कि बिहार में बांग्लादेशियों और नेपालियों की बड़ी तादाद आबाद है और उनके वोट लाखों में हैं। प्रशांत किशोर का कहना था कि अगर ऐसा है तो पिछले इलेक्शन में मोदी बांग्लादेशियों के वोट से जीते हैं। अगर वो बता रहे हैं कि इसमें नेपाली बांग्लादेशी हैं तो ये बड़े चिंता की बात है, क्योंकि इसी इलेक्टोरल रोल से अभी 1-1.5 साल पहले पार्लियामेंट का चुनाव हुआ है। मोदी जी उसी इलेक्टोरल रोल से चुनकर प्रधानमंत्री बने हैं। तो क्या इलेक्शन कमीशन ये मान रहा है, स्वीकार कर रहा है कि जिस इलेक्टोरल रोल से लोकसभा का चुनाव हुआ उसमें बहुत सारे बांग्लादेशी या दूसरे गैर कानूनी लोग वहां पर उस इलेक्टोरल रोल में हैं? और दूसरी जो बड़ी बात है कि अगर ये लोग बिहार में आके रह रहे हैं तो बिहार में तो भाजपा की, नीतीश की ही सरकार है। ये लोग कैसे रह रहे हैं, पुलिस प्रशासन क्या कर रहा है, ये भी चिंता का बात है। और कहीं ना कहीं नीतीश सरकार को जवाब देना चाहिए कि इतने लोग, जो इलेक्शन कमीशन कह रहा है, सरकार की संस्था कह रही है, सरकार की संवैधानिक संस्था कह रही है कि बहुत सारे नेपाली बांग्लादेशी यहाँ पर आके रह रहे हैं और उन्होंने इलेक्टोरल रोल में बजाता अपना नाम लिखवाया है। तो नीतीश सरकार को जवाब देना चाहिए कि ऐसे लोगों को बिहार में आकर रहने का, यहाँ के सुविधाओं का फायदा उठाने का, यहाँ वोट देने का अधिकार उनकी सरकार के रहते कैसे संभव हो पाया है। यादव ने आरोप लगाया है कि जो सुप्रीम कोर्ट का आदेश था उसको इलेक्शन कमीशन फॉलो नहीं कर रहा है। देखिए, तेजस्वी यादव क्या कह रहे हैं नहीं कर रहे हैं उसका कोई बहुत महत्व नहीं है। महत्व इस बात का है कि इलेक्शन कमीशन अगर इलेक्शन लिस्ट को, इलेक्टोरल रूल को, लिस्ट को ठीक कर रहा है तो उनकी ये जिम्मेवारी है कि हर वो नागरिक जो 18 साल से ज्यादा उम्र का है और उसके पास वोट देने की योग्यता है, उसको वोट देने का अधिकार मिलना चाहिए, उसका नाम नहीं काटा जाना चाहिए। तेजस्वी यादव क्या कह रहे हैं, प्रशांत किशोर क्या कह रहे हैं, इसका महत्व नहीं है। महत्व इस बात का है कि जो भी वोट देने की योग्यता रखता है उसको वोट देने का अधिकार होना चाहिए, उसको वोट देने का मौका देना चाहिए। कांग्रेस ने कहा है कि बीजेपी और आरएसएस अब गांधीयाई नजरिए के कद पर उतर आई है और बाबा कौम महात्मा गांधी के मुजस्समे के सामने सर झुकाने वाली बीजेपी आरएसएस ने बापू के पोते की भी तौहीन की है। कांग्रेस के तर्जुमान पवन खेड़ा ने आज प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा, आरएसएस के इशारे पर कौमी जमहूरी इत्तेहाद एनडीए की हुकूमत अब महात्मा गांधी के पोते तुषार गांधी की तौहीन पर उतर आई है। गांधी जी ने किसानों के इस्तेसाल के खिलाफ एहतजाज करके जिस चंपारण की सरजमीन को दुनिया के नक्शे पर ला दिया था, उनके पड़पोते तुषार गांधी को चंपारण की उसी सरजमीन पर कम्युनिटी हॉल से बाहर निकाल दिया गया। दिल्ली के चाणक्यपुरी नेवी स्कूल और द्वारका के सीआरपीएफ पब्लिक स्कूल को पीर की सुबह ईमेल के जरिए बम से उड़ाने की धमकी मिली। इसके बाद दोनों स्कूलों में अफरा तफरी मच गई। धमकी की खबर मिलते ही दिल्ली पुलिस ने फौरी कार्रवाई शुरू कर दी और दोनों स्कूलों में
बम डिस्पोजल स्क्वाड और डॉग स्क्वाड को तैनात कर दिया। अभी तक जांच में किसी भी स्कूल में कोई मुश्तबा अशिया नहीं मिली है। दिल्ली पुलिस ने बताया कि दोनों स्कूलों को पीर की सुबह एक ईमेल हासिल हुआ जिसमें स्कूल कैंपस में बम होने की धमकी दी गई थी। उनमें से एक स्कूल चाणक्यपुरी तो दूसरा द्वारका में वाक़ है। पुलिस ने बताया कि इस तरह की धमकी पहले भी दिल्ली और एनसीआर के कई स्कूलों को ईमेल के जरिए मिल चुकी है। पुलिस ने इसे संजीदगी से लेते हुए फौरन तलाशी मुहिम शुरू कर दी। दोनों स्कूलों को खाली करा लिया गया है और तलबा को महफूज मुकामात पर ले जाया गया। हालांकि तलाशी मुहिम के दौरान कोई भी मुश्तबा चीज़ नहीं मिली। हरियाणा के नूह ज़िले में ब्रिजमंडल यात्रा के पेश नज़र इंटरनेट और बल्क SMS खिदमात को मुअत्तल कर दिया गया है। इंटरनेट खिदमात 24 घंटे बंद रहेंगी। साथ ही बैंकिंग और मोबाइल रिचार्ज से मुतालिक SMS की सहूलत पहले की तरह जारी रहेगी। ये बाज़ाब्ता अहकामात महकमा दाखिला के एडिशनल चीफ सेक्रेटरी ने अमन व अमान के इंतज़ाम के लिए जारी किए। यह फैसला नूह ज़िले में मुनाकिद होने वाली ब्रिज मंडल यात्रा के सिलसिले में सिक्योरिटी के पेश नज़र लिया गया है ताकि किसी भी किस्म की अफवाह या गलत मालूमात को फैलने से रोका जा सके। 2 साल कबल ब्रिज मंडल यात्रा के दौरान नूह ज़िले में फसादात हुए थे। इसके पेश नज़र हुकूमत ने यह सख्त कदम उठाया है। और आखिर में सुर्खियों पर एक और नज़र। अभी तैयारा हादसे की वजह नहीं बताई गई है। कयास आराइयों से बचें। जांच रिपोर्ट पर एयर इंडिया के CEO का बयान। मुंतखब हुकूमत को बंद करने की साजिश की गई। यौम शोहदा के मौके पर उमर अब्दुल्ला की कड़ी तनकीद। नीम फौजी दस्तों और पुलिस के रवैये पर भी उठाए सवाल। कहा हम गुलाम नहीं हैं। क्या मोदी बांग्लादेशियों और नेपालियों के वोट से जीते हैं? प्रशांत किशोर का सवाल। तेजस्वी ने कहा बीजेपी अपने अहमकाना फैसलों को पाकिस्तान बांग्लादेश से जोड़कर जवाब पैदा करने की कोशिश करती है। और दिल्ली के 2 स्कूलों को बम से उड़ाने की धमकी। तलबा को महफूज मकामात पर पहुंचाया गया। पूरे इलाके की तलाशी। इसी के साथ कौमी खबरनामा यहीं अपने इख्तिताम को पहुंचता है। सियासत की पूरी टीम के साथ वाजिद खान को दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।